देखो अपना चल रहा है जंतु जगत। तो जंतु जगत में अपन ने देखा कि जीवों का वर्गीकरण किस किस आधार पे करेंगे, कौन कौन से मुख्य आधार होंगे जिनके आधार पर अपन जीवों को वर्गीकृत करेंगे। कल लास्ट में देखा था अपन ने एक कोशिकीय जीव या जिसका संगठन किसका हो, कोशिकीय स्तर का हो, ऊतक स्तर का हो या अंग स्तर का हो। इसके अलावा खुला परिसंचरण तंत्र देखा था, बंद परिसंचरण तंत्र देखा था। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं सिमेट्री या सममिति। कल लास्ट में मैंने बोला था सममिति या सिमेट्री, सममिति या सिमेट्री। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना आपके, तो एक का दूसरे में सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कल क्या कहा था, कोई भी आपका जीव है उसको अगर आप दो अर्धांशों में बांट रहे हो, जीव को क्या कर रहे हो, दो अर्धांशों में बांट रहे हो। अर्धांशों में बांट रहे हो, अगर वो इक्वल इक्वल पार्ट में बंट जाता है, नहीं बंटता है, इसके आधार पर अपन ने क्या किया, सममिति डिसाइड की है। सममिति मतलब एक मुख्य अक्ष से किसी जीव को अगर आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सममिति। जैसे अपन है, ठीक है, अपने ऊपर से नीचे की तरफ अगर दो भाग करें तो इक्वल इक्वल भाग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसी सममिति है आपकी, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, तो अपन आज देखेंगे सममिति को डिटेल से देखेंगे कि सममिति क्या होती है, सममित जंतु क्या होंगे, असममित जंतु क्या होंगे। तो सबसे पहले आकार या आकृति के आधार पर जंतु को दो अर्धांशों में बांटना, दो भागों में बांटना। आकार और आकृति के आधार पर जीव को दो भागों में बांटना क्या कहलाता है, आपका सममिति कहलाता है। ठीक है, अब सममिति सबसे पहले देखते हैं अपन असममित जंतु। सबसे पहले क्या आ जाएंगे, असममित। देखो ये सममिति जंतुओं के साथ साथ पादपों में भी लागू होती है। जब अपन पाद जगत पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अभी अपन ने सिर्फ पादपों का वर्गीकरण पढ़ा है, जब अपन पढ़ेंगे अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे क्रूसिफेरी में कौन सी फैमिली है, ब्रेसिकेसी, ये सब पढ़ेंगे। तो असममित का मतलब है आप किसी भी अक्ष से जंतु को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो। क्या कह रहा है, किसी भी अक्ष से जंतु को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते। तो उस जंतु को क्या कहेंगे या उन जीवों को क्या कहेंगे, असममित। मतलब इनमें सममिति का कोई नियम लागू नहीं होता। और सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका स्पंज। जो पोरीफेरा के जंतु होते हैं वो स्पंज होते हैं, ऐसे होंगे। देखो ये पोरीफेरा के जंतु हैं, स्पंज होंगे, ये ऐसे होते हैं। ये एक जंतु है, कंफ्यूज मत होना, ये जंतु ऐसा होता है। ये पोरीफेरा के जंतु हैं, इनके शरीर पर जगह जगह छिद्र पाए जाएंगे। तो क्या आप इसको बराबर दो भागों में बांट सकते हो, इधर से बांटोगे तो ये छूट जाएगा, इधर से बांटोगे तो नीचे वाला पोर्शन छूट जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगर ऐसे बांटोगे तो इधर वाला पोर्शन अलग। तो असममित जंतुओं का एग्जाम्पल है आपका पोरीफेरा या स्पंज, स्पंज या पोरीफेरा। तो इन जंतुओं को आप दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हो, दो बराबर भागों में आप नहीं बांट सकते। तो ये जंतु कैसे कहलाएंगे, आपके असममित जंतु। सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोरीफेरा, लिख दो या स्पंज। ये जंतु का नाम है स्पंज और पोरीफेरा पूरे वर्ग का नाम है। फिर अगला देखते हैं अरीय सममित। देखो ये सममिति आपको बड़ी अटपटी लग रही होगी, क्या अरीय सममित, क्या सममित। आप अपन जब जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे तब लिखेंगे ये जंतु अरीय सममित है, ये असममित है, ये द्विपार्श्व सममित है। तो अपन पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का आधार क्या होता है, वर्गीकरण का आधार क्या होता है। अगला है आपका अरीय सममिति, दूसरी आपकी अरीय सममिति। अरीय सममिति में होता क्या, आप जंतु को किसी भी
किसी भी केंद्रीय अक्ष से क्या कर सकते हो आप, दो बराबर भागों में बांट सकते हो। जैसे आपके अरीय समिति का एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये आपका एक जंतु दे रखा है आपका, ये इसकी मुख्य शरीर है इसका, ठीक है। अरीय समिति में क्या कह रहा है, किसी भी अक्ष से आप इसको दो बराबर भागों में क्या कर सकते हो, आप बांट सकते हो। यहां से किया इसके दो बराबर भाग हो गए, आपने ऐसे किया तो ये क्या हो जाएंगे, इसके भाग हो जाएंगे। तो अरीय समिति में क्या होता है, किसी भी अक्ष से, मतलब कोई भी अक्ष ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, उसको आप अगर दो अर्धांशों में बांट सकते हो तो ये क्या कहलाएंगे, आपके अरीय सममित जंतु। इसका तात्पर्य है किसी भी अक्ष से जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसका जरूरी नहीं है जो मैंने एक चित्र बनाया वो आप कुछ और भी बना सकते हो। जैसे आपका ये है, नहीं बांट सकते आप। इकाइनोडर्मेटा देखो, जैसे आपके ये आपका कोई जंतु है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप यहाँ से इसके दो हिस्से कर सकते हो, यहाँ से दो हिस्से कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो बराबर के दो हिस्से कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो दो बराबर के हिस्से कर सकते हो। तो ये कौन सा आपका अरीय सममित, मतलब किसी भी अक्ष से, ये देखो आप, ये उदाहरण देखो, ये कोई जंतु है, ऐसे बहुत सारे जंतु मिल जाएंगे आपको। जैसे इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश है आपकी, टीनोफोरा और सिलेंड्रेटा। तो ऐसा अरीय सममित में मतलब इस अक्ष से दो बराबर भाग कर लो, इस अक्ष से किसी भी अक्ष से आप उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हो। ये उदाहरण देख लो, ये कौन है आपका, ये कोई जंतु है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका अरीय समिति, मतलब ऐसी समिति जिसमें जंतु को आप किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हो, वो क्या कहलाएगी, आपके अरीय समिति। ठीक है, अब देखो अरीय समिति किन किन वर्गों में पाई जाएगी, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। जो टीनोफोरा के जंतु होते हैं वो लाइट उत्पन्न करते हैं जुगनू की तरह, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। आप इस फिगर को दिमाग में रखो, ठीक है। तो इन तीनों में कौन सी समिति पाई जाएगी, आपकी अरीय समिति। अगला देखते हैं द्विपार्श्व समिति। अगली समिति आपकी द्विपार्श्व समिति, मतलब एक मुख्य अक्ष से आप जंतु को दो बराबर भागों में बांट सकते हो। अगली है आपकी द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति मतलब एक मुख्य अक्ष से, जैसे आपके कोई एक जंतु दे रखा है, आपके केंगड़ा दे रखा है, अपन अपना भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसे। जैसे ये कोई आपका जंतु है, तो आप इसको एक मुख्य अक्ष से क्या किया, आपने दो बराबर भागों में बांट दिया। कोई भी जंतु ले सकते हो। अपने में कौन सी समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति। अपनी इस अक्ष से अपने बराबर के दो हिस्से आ जाएंगे, एक इधर, ये इधर वाला हाथ, इधर वाला हाथ, इधर वाला पैर, बॉडी का ये आधा पोर्शन इधर। हाँ, ये जरूर आप ये सोचो कि इधर हार्ट है, इधर भी हार्ट हो, ये पॉसिबल नहीं। सिर्फ बाहर से आप ये कह सकते हो, अपन जंतु को बराबर एक मुख्य अक्ष से जंतु को दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, आपका द्विपार्श्व समिति। और द्विपार्श्व समिति कहाँ से शुरू होती है आपकी, द्विपार्श्व समिति हो जाएगी आपके इकाइनोडर्मेटा के बाद में प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज और पूरे कोर्डेटा, पूरे कशेरुकी। अपन भी कैसे आपके द्विपार्श्व समिति है, मतलब एक मुख्य अक्ष से जंतु को बराबर बराबर दो भागों में बांटेंगे तो वो समिति क्या कहलाएगी, आपके द्विपार्श्व समिति। इसकी जगह आप वो जो आपकी बटरफ्लाई होती है, तितली को रख लो आप। जैसे ये तितली है आपकी, ये तितली बनाई है आपने, ठीक है, ये इसकी है, ये इसका शरीर और ये इसके पंख, ठीक है, ये इसके पंख। अब ये दो बराबर भागों में बट गई, तो ये भी क्या हो गया, आपकी द्विपार्श्व समिति। तो द्विपार्श्व समिति का मतलब है एक मुख्य अक्ष से जंतु को दो
दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है आपका? द्विपार्श्व सममिति। अपन ने 3 प्रकार की सममितियां देखी, असममित जंतु, अरीय सममित जंतु और द्विपार्श्व सममित जंतु। तो अपन पूरे जंतु जगत को इनके आधार पर बांटेंगे कि इसमें अरीय सममिति पाई जाती है, इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, और पोरिफेराए स्पंज में क्या होती है आपकी? असममित होती है। तो इन तीनों टर्म को ध्यान रखना है। अरीय का मतलब किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, द्विपार्श्व का मतलब एक मुख्य अक्ष से आप उसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हो, असममित का मतलब उसमें सममिति नहीं होती है। ठीक है, अब अगला बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर को क्या कह सकते हैं? टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से समझ लेना। द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी। द्विकोरकी, पहले इसको समझो। देखो अपन थोड़ा बैक में चलते हैं। ये क्या है आपका? नर युग्मन, ये क्या है? मादा युग्मन। इन दोनों ने क्या किया? निषेचन किया। निषेचन किया तो क्या बना आपका? युग्मनज या जायगोट बने, और जायगोट से क्या बन गया आपका? भ्रूण बन गया। भ्रूण बन गया, और भ्रूण से क्या बनेगा? पूरा जीव बन जाएगा। तो जब युग्मनज होता है उसमें उससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो वहाँ 3 जनन स्तरों का विकास होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी पहले मीजो आएगा, बीच में कौन सा आता है आपका? मीजोडर्म। बीच में कौन सा आएगा आपका? क्या लिख गया आपका? मीजोडर्म। मीजोडर्म सबसे अंदर क्या होगा? एंडोडर्म। जैसे आपका भ्रूण बना तो भ्रूण में क्या होता है? युग्मनज में क्या है आपके? मेल और फीमेल गैमेट मिल गए और फिर भ्रूण बना। जैसे अपन ने देखा तो ये भ्रूण है आपका, ठीक है। इस भ्रूण में क्या होगा? अभी कुछ कोई अंगों का विकास नहीं है, और भ्रूण में अंगों का विकास बाद में शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लेयर बन जाती है। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्टोडर्म। ये जो आपका भ्रूण बनाया है ऐसे गोला सा बनता है, एक राउंड सा, उसके सबसे बाहर क्या होती है? एक्टोडर्म, ठीक है। फिर एक लेयर और ऐसे जाएगी, फिर एक लेयर और जाएगी। ये आपकी एक लेयर बना दी, जैसे मैंने इसको डार्क कर देती हूँ। इसको समझ लो आप, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगी आपकी? एक गुहा पाई जाएगी, छिद्र सा होगा, गुहा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा? एक लेयर और प्रेजेंट होगी, और यहाँ ऐसा सा फ्रूट बना होगा, ऐसा ऐसा सा, ठीक है। सबसे बाहर एक्टोडर्म, फिर ये क्या है? एक लेयर प्रेजेंट है। फिर क्या है आपकी लेयर? ऐसी ही एक डार्क लेयर और प्रेजेंट है, ठीक है। इसको बोलेंगे मीजोडर्म। देखो मैंने इसको भी मीजोडर्म नहीं बोला है, इसको भी मीजोडर्म नहीं बोला। ये बीच में जो ऐसे ऐसे बनाया ना मैंने, इसको मीजोडर्म नहीं कहा, ठीक है। और ये सबसे अंदर वाली है ना, इसको एंडोडर्म लिखा है। जो आपके जाइगोट है, इसको जूम करके देख लेना आप। जो जाइगोट है, मैंने एरो कहाँ लगाया? ये गुहा है, ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये देखो। अब क्या कहा? जाइगोट बना, जाइगोट से भ्रूण बन गया। भ्रूण कैसा होता है आपका? ऐसा होता है, ठीक है। उसमें सबसे बाहर क्या होगी? एक्टोडर्म होगी। फिर उसके बाद में 2 लेयर के बीच में क्या होगी? मीजोडर्म होगी, ठीक है। फिर बीच में एक स्पेस सा पाया जाता है, यहाँ द्रव भरा रहता है। फिर ये वाली लेयर क्या होती है? एंडोडर्म होती है, बीच में होती है गुहा। ये इस तरीके से व्यवस्थित होती है। अब देखो आपको लग रहा होगा ये क्या भ्रूण बनाएगा? यही बनाता है। एक्टोडर्म हो सकता है आंखों की ऊपर वाली पलकें बनाए, मीजोडर्म हो सकता है जो आंख के अंदर लेंस है वो बनाए, ठीक है। एंडोडर्म होता है कॉर्निया बनाए। ये तीनों लेयर, मैं कई बार बोलती हूँ, तीनों लेयर मिलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है। तीनों लेयर कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म
एंडोडर्म। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूरे शरीर का निर्माण करती है, कैसा भी जीव हो, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, रेप्टिलिया हो, एवीज हो, मेमिलिया हो, सब। तो ये जो भ्रूण बना उसमें ऐसे लेयर्स बनती है। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, ये मुख्यतः सिंगल लेयर होती है, मतलब एक कोशिकाओं की एक परत से मिलके बनी होती है। अपन जब त्वचा पढ़ेंगे, इस साइड 12th में नहीं, त्वचा नहीं है सही, ठीक है, त्वचा पढ़ेंगे ना अपनी, तो ऊपर जो सबसे पतली सी लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। ये नहीं है। तो एक्टोडर्म मुख्यतः कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, एक परत की कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। फिर क्या होगी, दो, ये भी मेसोडर्म है, ये भी मेसोडर्म है, मतलब एक लेयर यहाँ प्रेजेंट है, इसके बीच में जो परत है ना वो मेसोडर्म है। दो लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, जो सेम दो लेयर है ना उनके बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर सबसे अंदर वाली क्या होगी आपकी, एंडोडर्म, और यहाँ लिक्विड भरा होगा, यहाँ केविटी होगा। इन तीनों से ही मिलके पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये आपका निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, भ्रूण बन गया। इस भ्रूण में ये तीनों लेयर बनती है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के कुछ पार्ट नहीं विकसित होते हैं, तो मतलब इनमें कहीं ना कोई गड़बड़ है। अब अगर सपोज इसके यहाँ 2 टुकड़े हो गए ना, तो 2 एक जैसे बच्चे बन जाएंगे। 4 टुकड़े हो गए तो 4 एक जैसे बच्चे बन जाएंगे। कब, जब आपकी ये सारा प्रोसेस हो चुका है। तब कई बार होते हैं जुड़वा बच्चे एक जैसे, तब अब देखो अपन को उधर नहीं जाना, जन्म में देखेंगे। तो जो आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अगर किसी में 2 लेयर उपस्थित है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विकोरकी। और जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोरकी। अगर किसी जंतु में पूरे शरीर का निर्माण करने में 2 लेयर काम आ रही है तो द्विकोरकी, इनको लेयर को कोरक बोलते हैं, कोरक पुट्टक बोलेंगे। जैसे यहाँ ये जो भ्रूण बन गया ना, ये 64 अवस्था का होगा, 64 सेल होगी, तब जाके माँ के गर्भाशय से जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा, आगे धीरे धीरे विकास होगा। तो जिस जंतु में 2 लेयर प्रेजेंट होगी वो द्विकोरकी, और जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होगी वो क्या होगा, त्रिकोरकी। बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। द्विकोरकी किस में होता है, सिलेंट्रेटा में, जिसमें आपके हाइड्रा आता है। और आपको पता है हाइड्रा निम्न कोटि का जीव होता है। आप जो इतना बड़ा हाइड्रा बनाते हो ना, ये ऐसे ऐसे उसके टेंटिकल निकले होते हैं, ये एक बड निकली होती है। रियल में ये पानी के अंदर रहता है, बिल्कुल छोटा सा जीव होता है, और सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद आपको इतना बड़ा दिखा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा डायग्राम बनाया था, वो स्पंज भी ऐसे ही होते हैं, पर स्पंज में और हाइड्रा में क्या फ़र्क है, उसकी बॉडी पे पूरे छिद्र ही छिद्र पाए जाते हैं, वो भी दिखता है। ये दिख रहा ना एक पेड़ है, पर ये दोनों जंतु है, ये दोनों क्या आपके जंतु है। ये आपके हाइड्रा है और ये स्पंज के शरीर में हर जगह छिद्र होते हैं। जिनसे पानी अंदर घुसता है उसको ओस्टिया, और जिससे बाहर निकलता है उसको ओस्कुलम बोलते हैं। अपन जैसे से आगे बढ़ेंगे सब पढ़ेंगे डिटेल से, घबराओ मत, ठीक है। तो जिसमें दोनों लेयर प्रेजेंट होगी वो द्विकोरकी, और एक एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा। और बाकी सब में क्या होगा, तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, वो क्या कहलाएंगे आपके त्रिकोरकी जंतु। तो ये दिमाग में ध्यान रखना, एक्टोडर्म हो सकता है, एक्टो और मीजो हो सकता है, एक्टो और एंडो, कोई सी भी 2 लेयर हो सकती है, ठीक है। और ज़्यादातर होती है आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जैसे जो द्विकोरकी होंगे ना उनमें ये 2 लेयर प्रेजेंट होगी, फर्स्ट और थर्ड। जो मेसोडर्म होगी ना वहाँ क्या पाया जाएगा, एक द्रव पाया जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, मीजोग्लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट तो ये पीपी के कैसा हो गया,
द्विकोरकी और त्रिकोरकी का चित्र बना के एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे आपके क्या थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अपन पहले बनाते हैं द्विकोरकी, ये क्या आपका द्विकोरकी है, यहाँ बाहर क्या होगी, ऐसी ऐसी कोई कैविटी होगी, ठीक है। अब फिर से 2 लेयर प्रेजेंट होगी, फिर एक लेयर और प्रेजेंट होगी। इसमें सेल्स ऐसे व्यवस्थित होती है, सेल्स बनाना भी सीख जाओ भाई आप, अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं। अब देखो सबसे बाहर वाली क्या होगी, बाह्य त्वचा बोल दो या एक्टोडर्म बोल दो, आप तो एक्टो ध्यान दो, एक्टोडर्म बोल दो या बाह्य त्वचा भी नाम है इसका, बाह्य त्वचा मतलब सबसे बाहर वाली त्वचा, ठीक है। फिर क्या होगी आपके, जो बीच वाली होगी उसको क्या बोलेंगे आपके, अंतः त्वचा या एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब देखो जो द्विकोरकी जंतु होंगे उनमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विड भरा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक लिक्विड भरा होगा, और इसको क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया मतलब मीजोडर्म की जगह क्या पाया जाएगा, एक लिक्विड पाया जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे अपन, मीजोग्लिया, ठीक है। तो ये इस देखो जो आपके त्रिकोरकी जंतु होते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपन सिलोमेटिक और एसिलोमेटिक जंतु, ठीक है। किनमें सिलोम का मतलब होता है कैविटी या गुहा, सिलोम का मतलब होता है कैविटी या गुहा, तो जिनमें गुहा पाई जाती है, जिनमें एब्सेंट होती है, उसके आधार पर। तो जो आपके जिस जंतु में क्या होगा, जिसमें दो छिद्र होंगे, वो क्या होंगे, सबसे बाहर क्या होगी, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर क्या होगी, एंडोडर्म। अब जो मीजोडर्म है वो कैसे होती है, एक लेयर यहाँ पे होती है और एक लेयर यहाँ होती है, उसके बीच में एक लिक्विड होता, तो वो क्या होती है आपकी सत्य मीजोडर्म होती। अब क्या होता है, ये जो आपकी यहाँ, ये तो क्या हो गया आपकी, ये तो सही क्या हो गया आपकी एंडोडर्म, ये क्या हो गई गुहा, और ये क्या आपकी कैविटी है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपकी मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म नहीं है, एक द्रव भरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जो द्विकोरकी जंतु होते हैं उनमें मीजोडर्म की जगह क्या पाया जाएगा, हाँ मीजोग्लिया पाया जाएगा, इसको ध्यान से देख लेना। अब अपन बनाएंगे त्रिकोरकी जंतु, ये द्विकोरकी है मतलब इनमें 2 ही कोरक रंध्र पाए जाते हैं। अब बनाएंगे अपन त्रिकोरकी, उसको देखो दोबारा बना देते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा। उसमें बनाए हैं, इसमें थोड़ा तो इसमें देखना आप क्या होता है। ये मध्य वाला छिद्र, ठीक है, मध्य वाला छिद्र बना दिया, फिर क्या बना दिया, यहाँ पे ऐसे 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 कैविटी बन गई, फिर अपन ने फिर से बनाया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें थोड़ा सा वो है आपके चेंज वाला, तो उसको देख लेना,
थोड़ा पास में बना देती हूँ इसको। एक तो ये सबसे अंदर वाली क्या हो गई आपकी एक्टोडर्म, फिर अंदर इससे बाहर वाली क्या हो गई आपकी वो बनाते हैं आपका। ठीक है, ये बन गई। फिर एक लेयर और होगी, ऐसे ऐसे बना देती हूँ इसको। अभी कलर्ड वो होती ना आपकी वो अच्छे समझ आ रही है, कलर्ड मार्कर नहीं। ठीक है, एक लेयर ऐसे बन गई। अब क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगी आपकी एक लेयर प्रेजेंट होगी, इसके चारों ओर क्या होगी आपकी एक लेयर प्रेजेंट होगी। उसके इसके चित्र में देखना थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर ही है। उस अंतर को समझ लोगे तो ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। अब मीजोग्लिया की जगह क्या आ जाएगी आपकी मीजोडर्म आ जाएगी। अब मीजोग्लिया नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। ये क्या हो गया आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, और ये क्या हो गया आपकी एंडोडर्म। ठीक है, अब देखो एक्टोडर्म आ गई आपकी एंडोडर्म, और ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, सबसे आउटर बाउंड्री ये, फिर एक बाउंड्री ये और एक बाउंड्री, इन दोनों के बीच में क्या है आपकी मीजोडर्म है। इन दोनों के बीच में क्या है आपकी मीजोडर्म। मतलब ऐसी डर्म जिसके बाहर क्या हो एक्टोडर्म और अंदर क्या हो आपकी एंडोडर्म, उन दोनों के बीच में एक लेयर उपस्थित होती है, उसको क्या बोलेंगे मीजोडर्म। यहाँ मीजोग्लिया नहीं होगा। तो ये जंतु कैसे कहलाएंगे आपके त्रिकोर की जंतु। मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों छिद्र उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके त्रिकोर की जंतु। तो ये था आपका वर्गीकरण का कुछ आधार। अब देखेंगे सीलोम। सीलोम है ना नेक्स्ट, अगला देखेंगे अपन सीलोम। ठीक है, सीलोम का मतलब होता है ये कैविटी है, ये गुहा जो बीच में गुहा है ना, इसको बोलते हैं सीलोम। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे अपन सीलोम बोलेंगे। अब इसके आधार पे जंतुओं को बांट रखा है सत्य गुहिकी। गुहिका का मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं सीलोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सीलोम। सत्य गुहिकी, अगुहिकी और कूट गुहिकी, तीन शब्दों का यूज कर रही हूँ मैं। सत्य गुहिकी, गुहिकी, दूसरा है आपका कूट गुहिकी, और तीसरा है आपका अगुहिकी। मतलब ऐसे जंतु जिनमें सीलोम उपस्थित होती है, ऐसे जिनमें सीलोम का आभास होता है, और ऐसे जिनमें सीलोम नहीं होती है। पर सीलोम रियल में कहेंगे किसे, ये मत समझना कि इन तीनों में कैविटी तो प्रेजेंट होगी, तीनों में होगी कैविटी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। पर सत्य गुहा का क्या मतलब है वो अपन कल देखेंगे। थैंक यू।